नमस्कार मित्रों, 11 क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। एक बहुत ही हाथरस में सत्संग के दौरान बहुत ही पीड़ादायी दुखदायी घटना हुई है। 120 लोगों से के आसपास या उससे यह संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, उतने लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसमें 110 के आसपास महिलाएं ही हैं। हम आज की इस कक्षा में इस विषय पर तो बात करेंगे ही, लेकिन उसके साथ ही साथ हम जानेंगे कि भीड़ का मनोविज्ञान क्या कहता है, भीड़ कैसे अनियंत्रित हो जाती है, अनियंत्रित भीड़ को एक अनियंत्रितता से, भगदड़ से बचाने के लिए किस प्रकार के उपाय किए जाने चाहिए, क्या इस सत्संग में उस प्रकार के उपाय किए गए थे या नहीं किए गए थे, उसके बाद सत्संग कौन कर रहा था, क्या बातें हो रही थी, इन आइए तमाम मुद्दों पर हम बात करते हैं। आज का जो हमारे वीडियो सेशन का टाइटल होगा वह है हाथरस हादसा, 120 लोगों की मौत की क्या है वजह। ये जो पूरा हमारा वीडियो सेशन होगा, इसमें जितने भी कंटेंट लिए गए हैं वह BBC हिंदी की रिपोर्ट है। उसके बाद तमाम समाचार जो पत्र पत्रिकाएं और मीडिया पर इसके जो आंकड़े आ रहे हैं उसको आधार मानकर इसको बनाया गया है। इसमें हमारा कोई इनपुट नहीं है। प्रारंभ करते हैं तो इसके टाइटल को समझते हैं कि हाथरस सत्संग घटना। जो हाथरस में सत्संग की घटना हुई थी, सत्संग के दौरान जो भगदड़ मचा, उसमें क्या क्या घटनाएं हुई, कैसे 120 लोगों की मौत हो गई, क्यों होती है ऐसी घटनाएं, इस पर भी बात करेंगे कि ये घटनाएं क्यों ऐसी होती है, क्या वह कारण हो जाते हैं कि जिससे जो भीड़ होती है, सत्संगधारी होते हैं, सत्संग को सुनने वाले होते हैं, वह एक भगदड़ का शिकार हो जाते हैं और उसमें लाखों, हजारों, सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो जाती है। खबर क्या है, खबर को जानने का प्रयास करेंगे, भगदड़ के कारण को पहचानेंगे और भगदड़ के दौरान मौतों का कारण इसको भी जानेंगे कि जो भगदड़ के दौरान मौतें होती हैं, क्या हार्ट अटैक से होती है, दबने से होती है या दम घुटने से होती है, ये किस किस प्रकार की भगदड़ से मौतें होती हैं सामान्यतः, उसको भी जानने का प्रयास करेंगे और भगदड़ को रोकने के उपाय जानेंगे। आइए पर नजर डालते हैं। तो यह खबर है, उत्तर प्रदेश का एक जनपद है हाथरस। हाथरस जनपद में एक धार्मिक सभा के दौरान भगदड़ की घटना देखने को मिली है। धार्मिक सभा का आयोजन हो रहा था, सत्संग दिया जा रहा था, उसमें भगदड़ मच गया। इस दौरान कम से कम 120 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 120 लोग कम से कम मृत्यु हुई है, संख्या बढ़ भी सकती है। सैकड़ों लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, उनका इलाज चल रहा है। इसमें लगभग सभी महिलाएं हैं। बात यह करते हैं कि सभी महिलाएं से सेंस है, 3-4 पुरुष हैं, 6-7 इसमें छोटे बच्चे हैं और उसके बाद बाकी महिलाएं हैं। तो महिलाओं की संख्या 120 में 110 के आसपास है। 200 से अधिक लोग घायल हैं। भगवान घायलों को तत्काल स्वस्थ करे, यही हमारी भगवान से विनती है, दुआ है। कार्यक्रम में करीब 2.5 लाख लोग मौजूद थे। जब यह कार्यक्रम था उसमें 2.5 लाख लोग मौजूद थे। बहरहाल यह जो कार्यक्रम करवाने वाली समिति थी उसने 80,000 लोगों के लिए अनुमति शासन के द्वारा, वहां के जिला प्रशासन के द्वारा मिली थी, लेकिन भीड़ है, सत्संग है, धार्मिक आयोजन है, भीड़ बढ़ जाती है। भीड़ की संख्या सीधे लगभग 3 गुनी हो गई। तो भीड़ का अनियंत्रित होना, भगदड़ मचना लाजमी बात है। अब यह पहली बार नहीं है कि भीड़ भगदड़ में तब्दील हो जाए, धार्मिक सभाएं, धार्मिक आयोजन भगदड़ में तब्दील हो जाए। यह पहली बार नहीं है जब किसी धार्मिक सभा में भगदड़ में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। 2013 का एक अध्ययन बताता है कि 1954 से 2012 तक भारत में हुई सभी भगदड़ों में से 79% धार्मिक समारोहों में हुई है। 2013 का एक अध्ययन बताता है कि 1954 से 2012 के बीच में जितने लगभग भगदड़ हुए हैं, मतलब 100 भगदड़ हुए हैं, 100, तो उसमें से 79% मतलब 79 भगदड़ों का कारण धार्मिक सत्संग या धार्मिक सभाएं रही हो, चाहे वो हिंदू धर्म से रही हो या बिना किसी धर्म वाले की हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे मतलब धार्मिक सभाएं, धार्मिक आयोजनों में ही ज्यादातर भगदड़ होते हैं। 2013 की यह रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 1954 से 2012 के बीच लगभग 80% जो भगदड़ की घटनाएं देखने को मिली है वह कहीं ना कहीं धार्मिक आयोजनों से जुड़ी हुई होती है। भगदड़ भीड़ का एक आवेगपूर्ण सामूहिक व्यवहार होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर छोटे और मृत्यु होती है। भगदड़ क्या होता है, एक भीड़ होती है, आवेगपूर्ण तरीके से अपना व्यवहार करने लगती है,
और लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इससे क्या होती है, कई लोग गिर जाते हैं, दब जाते हैं, चोटें आ जाती हैं, हार्ट अटैक हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। भीड़ भगदड़ मतलब भीड़ का अनियंत्रित होना। अनियंत्रित होना, एक ही दिशा में जाना, एक ही तरफ जाना। जो व्यक्ति सब काम कर रहे हैं, अगर आप उससे विपरीत काम करने की सोचेंगे तो आपकी मृत्यु हो सकती है। वैज्ञानिक कारण पर बात करते हैं कि भगदड़ का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है। तो भगदड़ जो है लगभग हमेशा सामूहिक समारोहों के दौरान होती है, या तो स्वतः स्फूर्त सभाएं होती है जैसे भीड़ भाड़ वाले समय में मेट्रो स्टेशन पर, या नियोजित सभाएं जैसे कि हाथरस। स्वतः स्फूर्त सभा जैसे मान लीजिए कि मेट्रो स्टेशन है या दिल्ली रेलवे स्टेशन है, वहां पे कोई सूचना मिल गई कि यहाँ पर बम है, तो जो भीड़ है वह अनियंत्रित हो जाएगी। सब अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे, दौड़ेंगे, यही भगदड़ हो जाता है। और इसमें मृत्यु का जोखिम उस बम की घटना होने के पहले जो उसके दुष्परिणाम होंगे उससे ज्यादा कहीं ना कहीं यह भीड़ की घटना जो भगदड़ में तब्दील हो जाती है उसके दुष्परिणाम हो जाते हैं। एक इसको स्वतः स्फूर्त कहते हैं, मतलब एक भीड़ है, किसी समारोह में नहीं आए हैं, लेकिन सबका मकसद क्या है, ट्रेन पकड़ना है। तो वहां अगर भगदड़ हो गया स्टेशन पर, चाहे मेट्रो स्टेशन पर, तो इसको स्वतः स्फूर्त भगदड़ की संज्ञा दी जाती है। और एक आयोजित जो होता है, इसमें होता है कि जैसे नियोजित सभाएं, जैसे नियोजित सभा है, सत्संग है, रैलियां हैं, इसमें लोग जाते हैं और उसमें भगदड़ हो जाता है। इसको नियोजित सभाएं भगदड़ की संज्ञा दी गई है, जैसा अभी हमने हाथरस में देखने को मिला है। मनोवैज्ञानिक एक थे अलेक्जेंडर मेंस। अलेक्जेंडर मेंस कहते हैं कि घबराहट पैदा करने वाली स्थितियों में सफलता के लिए सहयोगात्मक व्यवहार की आवश्यकता होती है। जब घबराहट पैदा करने वाली स्थितियां होती है उसमें सफलता के व्यवहार की आवश्यकता होती है। मतलब व्यवहार कैसा हो, सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हो, जो इसकी स्थिति को, मनोवैज्ञानिक स्थिति जो हमारी हो जाती है कि अब यहाँ से भागना है, भगदड़ मचने वाला है, तो उससे उसको निजात दिला सके, रोक सके। जब तक सभी लोग सहयोग करते हैं तब तक यह व्यक्तियों के लिए फायदेमंद होता है। और यह जब आवश्यकता, सभी लोग सहयोग करते हैं कि भागना नहीं है, एक साथ नहीं चलना है, आराम आराम से निकलना है, पहले बच्चों को निकाल दीजिए, उसके बाद महिलाओं को निकालिए, उसके बाद पुरुष तो निकल ही जाएंगे। तो यह बात है कि जब वह सहयोगात्मक रवैया होता है, धैर्य होता है, तब तो यह लाभदायक होता है, फायदेमंद होता है। लेकिन जब इसमें एक दो व्यक्ति भी अगर इस क्रम को तोड़ते हैं तो यह भीड़ भगदड़ का रूप ले लेती है। कि अगर एक बार भी व्यवहार का सहयोगात्मक पैटर्न गड़बड़ होता है तो सहयोग व्यक्तियों के लिए फायदेमंद नहीं होता है। उदाहरण के लिए मूवी थिएटर प्रारंभ में सभी के लिए सहयोग करना फायदेमंद होता है, हालांकि यदि एक व्यक्ति भी सहयोग नहीं करता है तो यह क्या हो जाता है, भगदड़ का कारण बन जाता है। कई सिनेमा हॉलों में आप देखते होंगे, अब तो स्थितियां दुरू हो गई हैं, वैसे नहीं है, लेकिन पहले थी क्या थी, सिनेमा का टिकट लेने के लोग लाइन लगाते थे। सब लोग जब लाइन में कतार में लग के टिकट लें तब तो ठीक है, लेकिन अगर एक दो व्यक्ति भी उस नियम को तोड़ते हैं तो स्थितियां क्या हो जाती है, बदतर हो जाती है, भगदड़। वही बात यह जो हमारे मनोवैज्ञानिक है अलेक्जेंडर मेंस वो बताते हैं। अब कारण क्या था, डिजाइन संबंधी कारण होते हैं। भगदड़ जैसे एक बहुत बड़ी भीड़ है, उसमें जो लोगों के बैठने की व्यवस्था है उसको डिजाइन सही तरीके से नहीं किया जाना, ये भी एक भगदड़ का कारण होता है। दूसरा, रोशनी की कमी, प्रकाश की कमी भी हो जाती है, ये भी एक भगदड़ का कारण होता है। सभी लोग अपना नहीं समझ पाते हैं कि कहाँ से निकलना है, रास्ता कहाँ है, कहाँ पे सही से बैठना है, भगदड़ का कारण होता है। भीड़ के प्रवाह को अलग अलग भीड़ में विभाजित नहीं करना, ये भी एक कारण होता है। आप बड़े बड़े मंदिरों में गए होंगे तो उसमें आप देखते होंगे कि बैरिकेटिंग के तरह लगा के, गेट बना के, स्टील की पाइपें लगा के, और चाहे लाखों की भीड़ हो, एक तरफ से जाना है, एक तरफ से निकलना है, तो उससे क्या होती है, लोग नियत रहते हैं, नियंत्रित तरीके से चलते हैं, एक उनका स्वभाव अलग ही हो जाता है। तो अगर वैसी स्थिति नहीं है तो भीड़ का अनियंत्रित होना लाजमी है। उसके बाद इमारतों में निकास अवरुद्ध। अब इमारतों में जो निकास की अवरुद्धता है, आप देखे होंगे कि कई जगह जो इमारतें होती हैं उसमें घूमने वाला गेट होता है कि एक आदमी निकलेगा फिर गेट घूमेगा, एक आदमी अगला निकलेगा, या छोटे छोटे गेट होते हैं उसमें से लोग निकलते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा कारण होता है भगदड़ का। अगर कोई बात हो गई तो उसमें से लोग कैसे निकलेंगे, लोग तो इंतजार करेंगे नहीं, कई लोग गेट को कूदना चाहेंगे, कई लोग तोड़ना चाहेंगे, और कई लोग गेट के द्वारा
बने बनाए रास्ते से निकलने का प्रयास करेंगे और उसी में लोगों की मृत्यु हो जाती है। निकासी मार्ग का खराब डिजाइन, जैसे प्रवेश द्वार, घूमने वाला दरवाजा, उसके बाद एक आग का खतरा भी इसको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। अब भगदड़ जो होती है उसके दौरान मौतों का क्या कारण है? जो भगदड़ के दौरान मौतें होती है, उस मौत का जिम्मेदार कौन है? तो इस पर बात करते हैं कि इसका जो कारण है, इस दौरान मौतों का अधिकांश कारण श्वासारोध या दम घुटना है। श्वसन का रुक जाना या दम घुटने लगता है। अत्यधिक भीड़ है, हाथरस वाली घटना को आप देखिए, 80,000 लोगों की व्यवस्था थी, 2.5 लाख लोग के आसपास पहुंच गए, भगदड़ मचा, कई लोगों के तो दम घुटने से, हार्ट अटैक होने से मृत्यु हो जाती है। इस दौरान श्वसन तंत्र अधिकांश या पूर्णतः बंद हो जाता है। जब दम घुटने लगता है तो जो हमारा श्वसन तंत्र है, सांस लेने वाला सिस्टम है शरीर का, वो या तो बहुत कम चलने लगता है या पूर्णतः बंद हो जाता है। मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाला बल न केवल बड़ी भीड़ में कारगर होता है, बल्कि कम लोगों की भीड़ में भी कारगर होता है। ऐसा नहीं है कि जब बहुत ज्यादा भीड़ हो तभी यह हमारा जो श्वास तंत्र है इसको नुकसान पहुंचाने वाला जो हमारा सिस्टम है वो कारगर होता हो। नहीं, कम भीड़ में भी अगर भगदड़ मचता है तो श्वसन वाली, दम घुटने वाली बीमारी हो जाती है, समस्या हो जाती है, जो मृत्यु का कारण बनती है। अन्य संभावित कारण क्या है कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है, मतलब हृदय के एक हिस्से में रक्त के प्रवाह की कमी या पूर्णतः रक्त का रुक जाना, बंद हो जाने के कारण होने वाला हृदयघात, जिसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। अब आंतरिक अंगों को सीधे कुचलने वाली चोट, जैसे कोई गिर गया और उसके शरीर पर लोग जा रहे हैं, जिससे उसके आंतरिक अंग हैं शरीर के, उस पर चोट आ जाए, इसके कारण भी मृत्यु होती है। साथ ही साथ सिर पर चोट और गर्दन पर दबाव, जैसे कोई गिर गया, सिर पर लोग चढ़कर चले जा रहे हैं तो सिर पर चोट आ गया, और अगर गर्दन पर दबाव हो गया तो ये भी एक मृत्यु का कारण बनता है। बात कर लेते हैं, ये तो रहे भगदड़ के कारण, भगदड़ में जो मौतें होती हैं किस कारण से होती हैं, भगदड़ क्यों मचा, उसको रोक। अब हमें जानना चाहिए कि भगदड़ रोकने के क्या उपाय हैं। तो भगदड़ रोकने के उपायों के संदर्भ में हम देखते हैं कि एक निश्चित स्थान पर क्षमता से अधिक लोगों के प्रवेश की अनुमति नहीं देनी चाहिए। जो एक हॉल है, कमरा है या आयोजन स्थल है, उस पर जितने लोगों की क्षमता हो उससे ज्यादा लोगों को बैठने की, आने की अनुमति ही नहीं देनी चाहिए, जिससे हम भगदड़ और ऐसी जो दुखद घटनाएं होती है उससे हम बच निकलते हैं। साथ ही साथ आयोजकों की सतर्कता होनी चाहिए, एक लोग निगरानी में 2-4 लोग होने चाहिए। जैसी स्थिति को वो समझे कि स्थिति अनियंत्रित होने के कगार पर है तो उसको नियंत्रित किया जा सके। निगरानी और वास्तविक समय निवारक हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है। भीड़ की लाइव निगरानी महत्वपूर्ण है, और निगरानी और चेतावनी है पूर्व निर्धारित भूमिका, जो निगरानी है, चेतावनी है, उसके लिए पूर्व निर्धारित योजनाएं हमको बनाकर रखनी चाहिए। अगर इन सब में कहीं न कहीं कमी होती है तो यह जो भीड़ होती है वह क्या हो जाती है, भगदड़ का रूप ले लेती है और हाथरस जैसी घटनाएं हो जाती है। हाथरस जैसी यह जो घटना है वह एक घटना नहीं है। हमने देखा कि 1954 से 2012 तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं भगदड़ की, जिसमें मृत्यु हो गई है, लोग घायल हो गए हैं, जन धन को हानि हुआ है, वैसी घटनाओं में इस प्रकार की घटना का कारण 79% धार्मिक सभाएं ही होती हैं। हम धार्मिक सभाओं को, अब तो डिजिटलीकरण इतना हो गया है कि अगर वहाँ पर लाइव प्रोग्राम चल रहा है तो हम अपना घर बैठे उनके सत्संगों को सुन सकते हैं, उनकी अच्छे बातों को सुन सकते हैं, उनके विचारों को सुनकर, ग्रहण करके, आत्मसात करके हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो फिर उस आयोजन स्थल तक इतनी भीड़ में जाने का क्या अभिप्राय है? सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और अपने जान को, अपने भविष्य को, अपने परिवार वालों के लिए आपको अपने जीवन को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। ये रहा पूरा हाथरस का मामला। क्या मामला था, क्यों भगदड़ मची, इन बिंदुओं पर हमने बात किया। आपको ये हमारा वीडियो सेशन कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जितनी भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक आए। पुनः नई कक्षाओं के साथ उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।